सही दिख रहा है, देखो पूरा बोर्ड कवर। मैं सही लग रहा हूँ क्या? अच्छा ठीक है, चलो मस्ती कर रहा है। आइए साहब, स्ट्रक्चर ऑफ एटम लोग पढ़ रहे थे ना? स्ट्रक्चर ऑफ एटम इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये सब हो गया था। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोडाइपर्स, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स, ये सब बातें कर लिया था। आज हमको पढ़ना है बेटा एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, साइंटिस्ट ने कैसे कैसे बताया एटम कैसा होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मॉडल, सबसे पहला एटॉमिक मॉडल है बेटा जो एटम के बारे में बताया। देखो डाल्टन्स का तो अगर बात करें, सबसे पहले डाल्टन्स नहीं बताया था, जिसको हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लिखा रखा है कि डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स क्या मानता था कि जितने भी मैटर है, चाहे वो उसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, दिखाऊंगा नहीं, ऑलरेडी मैं सम बेसिक कंसेप्ट में दिया है डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल। उसने क्या बोला था, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी मैटर हो, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, यानी मैटर का मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो या गैस हो, वो सब छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से बने, जिनको हम एटम्स बोलते हैं। यानी इनडिविजिबल क्यों, यानी उनका मानना था कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता। यानी अगर किसी चीज को मैं छोटा करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचूंगा जिसमें हम क्या उसके बाद उसको फर्दर छोटा नहीं कर पा रहे, तो बस वही है एटम। ठीक है, यानी वो स्मॉलेस्ट यूनिट, इनडिविजिबल यूनिट, मतलब जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करते। तो कोई भी मैटर हो वो छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से बनता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। ये पहला पॉइंट था उसका। दूसरा था कि सेम एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे अगर हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। और डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। बात समझना, डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट। ये सब बातें हमने कर रखा है। ठीक है, तो आज नॉर्मल टॉपिक अपना उठाते हैं। सबसे पहला मॉडल क्या था अपना, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, सर जे थॉमसन। इनका सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल, और इनके एटॉमिक मॉडल को अपन लोग बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग या रेजिन पुडिंग, रेजिन पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन, कलिंगर मॉडल। ठीक है, तो क्या है देखो, तो क्या है आपका रेजिन पुडिंग, प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल, ये था आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला बेटा, ये थॉमसन का क्या मानना था, उन्होंने कंसीडर किया कि एटम एक स्फीयर है। ठीक है, एटम कैसा है, एक स्फीयर। आप कलिंगर को ध्यान से देखिए ना, कलिंगर होगा, ओके। तो एक स्फीयर है, एटम क्या है, एक स्फीयर है। उसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे जो कलिंगर में जो रेडिश पार्ट होता है जिसको आप खाते हो, उसकी बात करो, पूरा लाल होता है ना, बस वैसे ही बोल रहा है कि जो एटम होता है उसको इन्होंने एक स्फीयर माना। बोला कि पूरे स्फीयर में जो पॉजिटिव चार्ज है उसी तरह से आपका होता अरेंज होता है, या उसी तरह से अब मैं बोलूं कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे वाटरमेलन में जो रेडिश पार्ट होता है। ठीक है, जो लाल कलर का पार्ट होता है, वैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे। और वाटरमेलन में रेडिश पार्ट में जैसे बीच बीच में सीड्स धसे होते हैं, वैसे यहाँ पे बीच बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। समझा, यही इनका मॉडल था। मतलब इन्होंने क्या माना कि कंसीडर एटम एज अ स्फीयर। ठीक है, एटम को इन्होंने क्या माना, एक स्फीयर है, जिसमें क्या होता है, द स्फीयर हैविंग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। पूरे एटम में क्या है, पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे वाटरमेलन में जो रेडिश पार्ट होता है। और जैसे वाटरमेलन में उस लाल वाले पार्ट में बीच बीच में ब्लैक कलर के सीड होते हैं, देखा है कि नहीं, देखो अच्छी बात है, गरीब लोग खाए भी नहीं होंगे। ठीक है, समझो, तो क्या होगा उसमें बीच बीच में क्या होगा, सीड्स जो होते हैं वो उसमें क्या होते हैं बेटा, धंसे होते हैं। वैसे यहाँ पे बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, बस इनका इतना ही मॉडल था। ठीक है, अब समझो ना कि ये कैसा बताया है। अभी आपको पता है कि नॉर्मल एटम क्या होता है, पॉजिटिव ऐसे थोड़े बिखरा होता है, वो तो सेंट्रल पार्ट में होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अभी ये जितना रायता फैला है सब कुछ सीमेंट के रदरफोर्ड ले आएगा बीच में। ठीक है,
भाई ऐसा थोड़ी होता है पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में बिखरा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज केवल एटम के बीच में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है, जैसे अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो ये सब बातें भी करेंगे। पहले इनका मॉडल समझ लो। इनका क्या मानना था बेटा, इन्होंने एटम को एक स्फीयर माना, जिस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रॉन उसी तरह से एम्बेडेड है जैसे वाटरमेलन में सीड। ठीक है, और ऐसा है कि, और इन्होंने एक बात बहुत काम की बताई कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी जितना पॉजिटिव पार्ट है एटम में उतना ही नेगेटिव पार्ट भी होता है। मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, यानी एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, ये बात तो आज भी सही है कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितना प्रोटॉन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर। ठीक है, तो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो सारी दो तीन ही बातें समझ में आ गया कि उन्होंने एटम को क्या माना है, एक स्फीयर माना जिसमें पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और उस पॉजिटिव चार्ज के बीच बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं, जिस प्रकार से वाटरमेलन में सीड धसे हुए होते हैं। ठीक है, और इन्होंने माना कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। बस ना, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बस इतना ही मॉडल था इनका, सर जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल। समझ में आ गया। ड्रॉबैक की बात करें तो इन्होंने इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को नहीं समझा पाए। ठीक है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है वो नहीं बता पाए। तो ये सब, यानी ये मॉडल सबसे बेसिक, अगर से कुछ पूछा उछा जाता नहीं। ठीक है, आते हैं अगले साइंटिस्ट में जो थे रदरफोर्ड। ठीक है, उनका एक पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने अपना मॉडल सजेस्ट किया रदरफोर्ड ने। तो सेकंड आते हैं हम लोग यहाँ पे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। समझ में आया, पहला वाला समझ में आ गया, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, मजा तो आएगा तुमको बोर्ड से एटॉमिक मॉडल पढ़ने। ठीक है, दूसरा आपका पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बात करें तो इनके दो साइंटिस्ट थे, इनके जूनियर मतलब इनके स्टूडेंट थे, जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहीं से इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। पहले इनका एक एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था और उसके बेसिस पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे इनके, और उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या क्या कंक्लूजन दिया इन्होंने। ठीक है, तो इनका एक्सपेरिमेंट था बड़ा पॉपुलर, आपने सुना भी होगा, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, पहले ये एक्सपेरिमेंट समझेंगे फिर सारी बातें करेंगे यहाँ पे। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो हुआ क्या था बेटा, अल्फा पार्टिकल बारे में दो तीन बातें जान जाओ पहले। जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है He+2। इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। यानी हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ना, वही अल्फा पार्टिकल है। आपने को पता है बेटा कि हीलियम क्या होता है, 2He4 बराबर। तो अगर देखो इसके न्यूक्लियस में बेटा दो प्रोटॉन होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यानी इसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन, और मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आता है, तो 4 - 2 करो तो यानी 2 न्यूट्रॉन। और क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यही होता है। तो इसके बाहर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये है हीलियम। अगर मैं इसी हीलियम से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं, बाहर निकाल दूं, तो क्या केवल न्यूक्लियस बचेगा क्या, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और इसी को हम बोल रहे हैं He+2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। यही है आपका अल्फा पार्टिकल। इसे क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। यानी जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, चलिए तो हुआ क्या एक्सपेरिमेंट, जरा आप समझिएगा। पूरा एक्सपेरिमेंट बताता हूं। यहाँ पे एक लेड का चैम्बर लिया गया, क्योंकि लेड ऐसा मटेरियल है ना जिसके थ्रू जो हार्मफुल रेडिएशन होती है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती। ठीक है, लेड का ये यहाँ पे एक ऐसा सब्सटेंस रखा गया है, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है विच इमिट्स अल्फा पार्टिकल। ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया है जो अल्फा पार्टिकल को इमिट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और ये है लेड चैम्बर।
लेड के ही चैम्बर में क्यों रखा गया ये अल्फा रेज, जिससे, क्योंकि अगर सोचो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको भी तो खतरा है ना अल्फा पार्टिकल से। ये जो लेड होता है ना, इसके थ्रू कभी भी अल्फा रेज पेनिट्रेट करके बाहर नहीं आ पाती, ठीक है, तो इसीलिए लेड चैम्बर रखा गया। यहाँ पे पतली सी लेड स्लिट बनाई गई है, पूरा व्यवस्था किया गया कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो खतरे में ना हो। ये एक पतली सी लेड स्लिट है कि अल्फा रेज सीधा ही जाए, बात समझा ना। और यहाँ पे उन्होंने गोल्ड की फिल्म लगाई। उस समय गोल्ड क्या काफी ज्यादा मैलिएबल एलिमेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे है गोल्ड की फिल्म है, ठीक है, गोल्ड फिल्म अक्षय कुमार वाली है, ठीक है, गोल्ड वाला। ये 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर, ये थिकनेस थी 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर, समझ सकते हो कितनी पतली फिल्म थी गोल्ड की, ठीक है। और यहाँ पे जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगाई। आपको पता है जिंक सल्फाइड की खास बात बताया था कि जिंक सल्फाइड में क्या, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है ना, तो यहाँ पे एक सिंटिलेटिंग इफेक्ट डेवलप होता है, चमक डेवलप होती है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे कोई भी चार्ज पार्टिकल टकराएगा तो एक चमक उत्पन्न करता है। याद हो अगर प्रोटॉन की डिस्कवरी वगैरह, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, तो ज़ेडन सल्फाइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया। क्या देखा बेटा, जब यहां से अल्फा पार्टिकल निकले, ठीक है, तो उनको चमक यहां दिखाई दी, चमक यहां दिखाई दी, यहां दिखाई दी, यहां दिखाई दी, इवन यहां दिखाई दी चमक उनको, सिंटिलेटिंग इफेक्ट यहां दिखाई दिए, ठीक है। लेकिन एकदम स्ट्रेट जो सामने था इस पॉइंट पे उनको चमक नहीं दिखाई दी, ठीक है। यानी है कि सेंट्रल से अल्फा पार्टिकल पास नहीं हो पाया। उनका ऑब्जर्वेशन पहले क्या था जरा समझो, ऑब्जर्वेशन बताने के लिए मैं यही आपको बना दूं, आपको समझ में आएगा। मान लो बेटा गोल्ड फॉइल को थोड़ी देर में ऐसे बना देता हूँ, भाई है तो वो गोल्ड का एटम ही ना, ऐसा समझो। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, भाई अभी के लिए आप तो जानते हो ना, उत्तरफोर्ड को नहीं पता था, बट आपके लिए तो अभी अभी तो आप समझदार हो, आपके बना रहा हूँ कि हाँ न्यूक्लियस होता है हर जगह पे। तो इनका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या बोलता था कि जितनी भी अल्फा रेस गई थी, 90% ऑफ अल्फा रेज पासिंग स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। यानी अगर मान लो इन्होंने अगर 1000 अल्फा रेज भेजा है, तो उसमें से 900 अल्फा रेज सीधी चली गई विदाउट एनी डेविएशन, अपने पाथ से भटकी नहीं, सीधा निकल गई। मतलब कहने का मतलब क्या, जो अल्फा रेज आ रही थी ये देखिए सीधा निकल जा रही थी। 90% ऑफ अल्फा पार्टिकल पासिंग स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, 90% ऑफ अल्फा पार्टिकल पासिंग स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, सीधा सीधा निकल गई, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्या था बेटा, 1 to 9% ऑफ अल्फा पार्टिकल, 1 से 9% तक अल्फा पार्टिकल आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ, अपने पाथ से भटकी, कुछ ऐसा अपने पाथ से क्या हो गई, डेविएट हो गई। बात समझ में आ रहा है क्या, यानी 90% ऑफ अल्फा पार्टिकल पासिंग स्टेट विदाउट, ये इनके ऑब्जर्वेशन थे, आप इससे कंक्लूजन देगा, ठीक है। 3 ऑब्जर्वेशन थे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के। पहला क्या, 90% ऑफ अल्फा पार्टिकल पासिंग स्टेट विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। 1 to 9% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ, अपने पाथ से भटक गए। और 0.1 to 1%, ये 1000 में से एक, ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल थे वो जैसे गए थे वैसे ही लौट आए, रिबाउंडेड बैक, ठीक है, जैसे गए थे वैसे ही लौट आए, जो सेंट्रल पार्ट से एग्जैक्टली सामने गए थे वैसे ही रिबाउंड हो गए, पीछे आ गए। तो ऑब्जर्वेशन क्या था बेटा कि जब अल्फा पार्टिकल को गोल्ड की फिल्म पे डाला गया तो 90% अल्फा पार्टिकल्स पासिंग स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, सीधा निकल गए, 90% सीधा निकल गए। 1 to 9% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ एंड 0.1 to 1% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर रिबाउंडेड बैक, ठीक है, जैसे गए थे वैसे ही लौट आए, ठीक है। इनके 3 ऑब्जर्वेशन थे और उन 3 ऑब्जर्वेशन से इन्होंने 3 कंक्लूजन दिया। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, 90% अल्फा पार्टिकल कैसे निकल गए, सीधे निकल गए विदाउट एनी डेविएशन। उससे इन्होंने क्या बताया रदरफोर्ड ने कि हो ना हो एटम का मैक्सिमम हिस्सा खाली पड़ा है, वहां कुछ नहीं है। यानी 90% जो पार्ट है एटम का वो क्या है, हॉलो है, खोखला है, वहां कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। और दिमाग लगा ना बेटा, अल्फा पार्टिकल का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ही तो फेंक रहा था वो। अब खुद दिमाग लगाओ, जब पॉजिटिव चार्ज जितना न्यूक्लियस के करीब से जाएगा उतना ज्यादा झटका खा के डेविएट नहीं हो जाएगा। तो जब वो यहाँ से गया वो सीधा निकल गया। वो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के, भाई उसको नहीं पता था न्यूक्लियस है, पर सोचो यहाँ वाले सीधा निकल गए। जो अल्फा पार्टिकल सेंटर की तरफ थे
वो क्या हो रहा था अपने रास्ते से, डेविएट। क्यों डेविएट हो रहे थे? क्योंकि सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और मेरा अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव, न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन, इसलिए रास्ते से भटक गया। बात समझा क्या? ठीक है। तो 1 to 9% अल्फा पार्टिकल, तो पहले ऑब्जर्वेशन क्या था कि 90% सीधा गया, इसका मतलब द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम्स आर हॉलो या एम्प्टी, वहां कुछ भी नहीं है, खाली है। ठीक है। 1 to 9% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर रिबाउंडेड फ्रॉम देयर पाथ, यानी सॉरी डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ, यानी 1 से 9% अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से डेविएट हुए। और कौन से डेविएट हुए? जो सेंटर की तरफ थे। और जो जितना ज्यादा सेंटर करें, तो बहुत ध्यान से देखना, जो जितना ज्यादा सेंटर करें वो उतना ज्यादा डेविएट हुए। ये वाले अल्फा पार्टिकल को ध्यान से देखिए, ये वाला, तो यहां से डेविएट हुआ, ये देखो और डेविएट हो गया। तो जो जितना ज्यादा सेंटर की तरफ थे वो उतना ज्यादा डेविएट हो रहे थे। तो यहां से उन्होंने उनके दिमाग में एक थॉट आई, यार हो ना हो सेंटर पे जरूर कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिसपे पॉजिटिव चार्ज। भाई हम भेज क्या रहे हैं, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और जो अल्फा पार्टिकल सेंटर के आसपास से जा रही थी वही भटक गई अपने रास्ते से। इसका मतलब हो ना हो कोई बॉडी सेंटर पे ऐसी रखी होगी जो इनको रिपेल कर रही है ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सेंटर पे कोई वो, मतलब उसका सोचना था, ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाल रहा था कि यार सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, 1 to 9% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। इसका मतलब हो ना हो सेंटर पे कोई ऐसी बॉडी जरूर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो मेरा अल्फा भटक गया। भाई अगर निगेटिव होता तो मेरा अल्फा तो और करीब आता फिर इसके, अल्फा पार्टिकल, अल्फा में क्या था, पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। फिजिक्स तो यही बोलती है भाई। ठीक है, बाकी आजकल तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इधर समझिए, मेरे कहने का मतलब समझिए। चलो आइए, तो क्या होगा आपका, तो उन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन किया था, भाई 1 to 9% अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, अपने पाथ से भटक गए। पाथ से भटकने का मतलब क्या है, मेरा अल्फा पार्टिकल कैसा था, पॉजिटिव चार्ज, रास्ते से रिपल्शन पाया होगा तभी भटका है। इसका मतलब हो ना हो सेंटर पे कोई ऐसी बॉडी होगी जिसपे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये उनका मानना था, अभी कंफर्म नहीं हुए थे। लेकिन जब तीसरा ऑब्जर्वेशन दिए कि 0.1 to 1% अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल सेंटर से जा रहे थे वो क्या हुए, रिबाउंड बैक, सीधा वापस आ गए। अब खुद समझो ना कि अगर मैं सीधा जाऊंगा, प्लस हूं अगर मैं, ठीक है, और यहां सामने अगर न्यूक्लियस से टक्कर करूंगा, प्लस उसको रिपेल नहीं करेगा सीधा, तो 0.1 to 1% अल्फा पार्टिकल्स आर रिबाउंड बैक, जो सेंटर से एकदम पास हुए थे। इससे वो 100% श्योर हो गया कि हो ना हो एटम के सेंट्रल पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज है। उसी को बाद में उसे नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिस्कवरी रदरफोर्ड ने किया था। बात समझ आ रहा है क्या? तो पता है, आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया, कंक्लूजन समझ में आ गया कि क्या क्या बोले थे, और कुछ बातें और सुनो। ठीक है, तीन ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे, 90% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पासिंग स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। बाय दिस ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूड दैट द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, खाली है, वहां कुछ भी नहीं है। ठीक है। सेकंड क्या था, 1 to 9% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। बाय दिस ही कंक्लूड दैट he thought that the central part of atom must have positive charge. ठीक है। by the third observation 0.1 to 1% are alpha particle rebound back, जैसे गए थे वैसे आ गए। उससे क्या कंक्लूड किया, वो डेफिनेटली श्योर हो गया कि हो ना हो सेंट्रल पे पक्की बात है कोई पॉजिटिव चार्ज जरूर है, तभी तो रिबाउंड हुआ है। बात समझा ना? सारी कहानी भी क्लियर कर दूंगा, बैठे रहो। ठीक है। दूसरी बात, अब कुछ बातें और सुनो। जो बेटा जो अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड होती है ना, वो होती है 16,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चलता है अल्फा पार्टिकल। जरा गौर करिएगा, स्पीड 16,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 16,000 किलोमीटर की स्पीड होती है अल्फा। इससे सबसे खतरनाक रेस होती है ना अल्फा पार्टिकल। भाई रेस खतरनाक क्यों है, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल खतरनाक क्यों, यानी कि स्पीड तो खतरनाक है और क्या। ठीक है भाई, तुमको मैं बोलूं कि जो बंदूक के अंदर गोली होती है, मैं गोली निकाल तुमको ऐसे मारूं, मर जाओगे? और बंदूक से मार दूं गोली तो खत्म। क्यों? इतनी स्पीड दे देती है ना बंदूक कि वो गोली जाके पेनिट्रेट कर जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि सब कुछ क्या मैटर करता है, स्पीड। इतनी खतरनाक स्पीड है ना 16,000 किलोमीटर पर सेकंड। जब किसी बॉडी पे ये रेस टकराती है ना, पूरा पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर चली जाती है। बात समझा क्या? तो क्या होता है आपका, ये स्पीड है। अब एक दो बात सुनना, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये देखा कि यार जो रेज रिबाउंड हो रही थी ना, वो बहुत कम संख्या में हो रही थी। अच्छा एक को बताओ, 90% तो सीधी चली गई। हाँ, मतलब अगर हमने 1000 रेस भेजा तो 900 रेस तो सीधी निकल गई। ठीक है, 900 रेस सीधी निकल गई, मतलब 10 से लेके 90 या 99 तक मैं बता रहा हूँ क्या हुआ, रिबाउंड हुआ। और 1000 में से एक रेस जैसी गई थी वैसी वापस आ गई। मतलब बिकॉज द लेस नंबर ऑफ
अल्फा पार्टिकल्स आर रिबाउंड बैक, बहुत कम संख्या में रिबाउंडेशन हो रहा था। इससे ये कंक्लूड किया देखो है कि बहुत कम संख्या में अगर रिबाउंडेशन हो रहा है, इसका मतलब जो सेंट्रल पे जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ना, उसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। इसका मतलब बात समझना, अगर बहुत ज्यादा रिबाउंडेशन हो रहा होता, मतलब 1000 में से 500 वापस आ गए, इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज काफी बड़ा होता। बात समझा क्या? क्योंकि बहुत कम संख्या में रिबाउंडेशन हो रहा था, मतलब 1000 में से एकाध अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो रहे थे। इससे उन्होंने कंक्लूड किया है जो सेंट्रल पे जो पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी है ना, ठीक है, वो उसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, वो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। इसका मतलब, नहीं तो रिबाउंडेशन वाले अल्फा पार्टिकल ज्यादा मिलते हैं ना भाई, संख्या में क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर बहुत बड़ी बॉडी होती तो क्या होता, रिबाउंडेशन ज्यादा होता, ठीक है। इसका बहुत ही छोटा है साइज, इसलिए बहुत कम संख्या में रिबाउंडेशन हो रहा है, न्यूक्लियस साइज बहुत कम है। अभी मैं आपको पूरा साइज निकाल के दे दूंगा कि न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, अगर एक बात बताओ बेटा, स्पीड कितनी थी अल्फा? 16000। एक्चुअली जो अल्फा पार्टिकल रिबाउंड होकर वापस आ रहे थे ना, उनकी स्पीड 16000 से भी ज्यादा थी जो वापस आ रहे थे, ठीक है। जो वापस जो है उनकी स्पीड क्या थी, 16,000 किलोमीटर पर सेकंड ज्यादा। अब खुद बताओ, जो टकरा के वापस आ रहे हैं उनकी स्पीड इससे भी ज्यादा है, मतलब क्या? अगर मैं बोलूं कि ये देखो ये दीवार है, यहाँ पे मैं क्या बोलूं, यहाँ पे मैं कोई भी गादी उदी लगा दूं, ठीक है। गादी जानते हो क्या? तुम्हारे लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं इसलिए, तो गादी कभी नहीं बोलते, ठीक है। अब जान पता नहीं क्या गद्दा लगा दूं, ठीक है, समझो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं गद्दा लगा दूंगा कापूस का बढ़िया मुलायम वाला, और मैं एक बॉल ले लूं और गद्दे पे मारूं तेजी से, कितना तेज आएगा वो? बिल्कुल नहीं। अब ये सॉलिड है, यहाँ बॉल फेंक के मारूं तो बहुत तेजी से आएगा, मतलब ज्यादा स्पीड से आएगा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, इस मतलब क्या है, ठोस है, रिजिड है। इसका मतलब कि जो अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो गया तो उनकी स्पीड क्या थी, इनसे भी ज्यादा। इसका मतलब हो ना हो, जो सेंट्रल पार्ट है वो रिजिड है, ठोस है, उसी को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। बात समझ में आ रहा है क्या? हो ना हो क्या है, बहुत ज्यादा रिजिड बॉडी है, ठीक है, सारा एटम का मास वहीं पे रखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब बातें बताई। अच्छा, उन्होंने एक बात और बताया कि देखो, जो एटम का साइज होता है, जो एटम का साइज होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, यानी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, बराबर ना? जो एटम का जो होता है बेटा, एटम का जो साइज होता है 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। ऑर्डर समझते हो ना? ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि 1 एंगस्ट्रॉम ही होता है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम का ऑर्डर यानी 1 into 10⁻10, 2 into 10⁻10, कुछ ऐसा। जब भी पूछा जाए ऑर्डर, मतलब जैसे मैं बोलूं कि सपोज करो कि अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए न्यूक्लियस जो है उसका साइज है 2 into 10⁻15 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस? 10⁻15, इसको ऑर्डर बोलते हैं। बात समझा क्या? तो जो एटम का साइज है वो 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है। हो सकता है 1.1 into 10⁻10, 2.1 into 10⁻10 हो, मतलब 10⁻10 कंफर्म या -8 कंफर्म। तो एटम का साइज का ऑर्डर क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। ध्यान रखना, ये 1 पॉइंट है आपका। एटम का साइज क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, यानी 10⁻10 मीटर या सेंटीमीटर बदलूए। न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर आपको पिछले लेक्चर में बताया था 1 फर्मी, याद करिए। न्यूक्लियस का साइज होता है 1 फर्मी, 1 एफएम, और 1 एफएम का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो -13 सेंटीमीटर, बराबर। ये एटम के साइज का ऑर्डर है, ये न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर है। तो अगर मैं क्या करूं, एटम के साइज को और न्यूक्लियस के साइज को डिवाइड मारूं, एटम की रेडियस और न्यूक्लियस की रेडियस, तो एटम की रेडियस कितनी है? 10⁻8 सेंटीमीटर, और ये 10⁻13 सेंटीमीटर। चाहो तो मीटर वाला भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। ये ऊपर जाएगा +13, इसका मतलब क्या 10⁻5 सेंटीमीटर आएगा, बराबर। इससे मतलब क्या प्रूव हो रहा है? अब खुद देखो, ये -8 ये -13, साफ साफ दिख रहा है यार ये बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर ये 8 और ये 13 होता, माइनस लगता तो ये बड़ा होता, माइनस लगाया ना सामने। इसका मतलब खुद देखो, इसका मतलब द साइज ऑफ एटम इज 10⁻5 टाइम्स लार्जर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस। यानी जो एटम का साइज है वो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में 10⁻5 टाइम्स, 10⁻5 का मतलब होता है 1 लाख, यानी एटम का साइज न्यूक्लियस के कंपैरिजन में 1 लाख गुना बड़ा है। अब आप समझ रहे हो क्यों 90% अल्फा पार्टिकल भाग जाते सीधा। बात समझा क्या? ठीक है। द
द साइज ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स लार्जर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखो 1 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना नहीं, 1,00,000 गुना बड़ा है। किसी चीज को मल्टीप्लाई बाई 10⁵ बात समझे ना? ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि एटम का साइज कितना बड़ा है और न्यूक्लियस कितना छोटा है। ठीक है, यानी न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में 1,00,000 गुना छोटा है। अब कितना छोटा होगा तो अंदाजा लगा सकते हो। बात समझ में आ रहा है क्या? तो जारी भेजे में बात की नहीं। ठीक है, आइए अगला। अगर हम बात करें यहाँ पे, अब जो हमने एटम का देखिए भाई, साइज जो है न्यूक्लियस के कंपैरिजन में 10⁵ टाइम्स लार्जर है। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि एटम का वॉल्यूम कितना होगा, तो आपने बताया एटम इज अ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ एटम की अगर मैं बात करूं तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, तो 4/3 पाई और 10⁵ और ये भाई एटम 10⁵ टाइम्स बड़ा है ना, इसका मतलब देखो 10⁵15 आएगा क्या, ऑलमोस्ट हिसाब बता रहा हूँ, 10⁵15 टाइम्स, यानी एटम का जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में 10⁵15 टाइम्स ज्यादा है। अब 10⁵15 10 के आगे 15 जीरो लगाओ, बात समझा लगा? ठीक है, तो क्या हुआ, जो वॉल्यूम है एटम का वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में कितना है? अब खुद दिमाग लगा लो कि एटम का वॉल्यूम 10⁻15 टाइम्स बड़ा है किसके? न्यूक्लियस। अब आप समझ सकते हो न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, तभी तो 0.121% अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हुआ। कुछ बात भेजे में गई कि नहीं? समझ में आया अच्छे से? चलिए सारी चीजें आपको मैथ लगा के प्रूव करके दिखाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि भाई इन सब चीजों को कंक्लूड करके उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम्स जो होते हैं उनके पास एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। एटम उसका एटॉमिक मॉडल सुनिए क्या बोला कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज which contains protons and neutrons are called nucleus। अब उनका एटॉमिक मॉडल का पहला पॉइंट क्या था? रदरफोर्ड कहीं जाना है क्या बेटा? बैग उठान के बैठी, ठीक है। ये लगता है कि रेडियो गेम्स बजाने के बाद, ठीक है। चलो, तो क्या होगा आपका कि उन्होंने क्या बोला कि जो सेंट्रल पार्ट है एटम का बेटा वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ना न्यूक्लियस किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। किसने किया? गोल्डस्टीन। वो बचपन में गलत पढ़ाया जाता है आपको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवरी। वो पता नहीं क्या क्या ट्रिक बताते हैं, ईटा पे नाचे, हाँ इलेक्ट्रॉन थॉमसन, हमको ही पढ़ाया गया था। ठीक है, प्रोटॉन रदरफोर्ड प्रोटॉन डिस्कवर नहीं किया, तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। प्रोटॉन तो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ, पहला पॉइंट इनके एटॉमिक मॉडल का क्या हुआ कि जो इन्होंने बोला कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम आर पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, एंड न्यूक्लियस कैरीज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स इज न्यूट्रल। ठीक है, यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसका मतलब ओवरऑल न्यूक्लियस में क्या चार्ज है? पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा पॉइंट बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ लाइक अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन। दो बातें समझिए इसके एटॉमिक। ये तो सारी कहानी थी इनका, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे कैसे बात की, वो सारी बातें हमने बता दी। अब उन्होंने जो मॉडल अपना सजेस्ट किया, उन्होंने क्या सजेस्ट किया? देखो याद करो, थॉमसन ने पॉजिटिव चार्ज को पूरे एटम में फैलाया, इसने उसको समेट के कहां लाया? बीच में, उसको न्यूक्लियस बोल दिया। उसका पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में बिखरा हुआ। ठीक है, उसको कहां पे ले आया? वहां नेगेटिव चार्ज हर पॉजिटिव के बीच बीच में धंसा था। ये क्या करेंगे भैया, देखो ये न्यूक्लियस है, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ लाइक अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन। इन्होंने, और एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन्होंने भी बोला था, वो बात तो थॉमसन ने भी बोला था, एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इनके दो ही पॉइंट थे एटॉमिक मॉडल के कि क्या कि जो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। ठीक है, और जो पूरे एटम का जो मास होता है ना वो न्यूक्लियस पे ही होता है। पूरे एटम का जो मास होता है कहाँ होता है? न्यूक्लियस पे। आपको मैंने पिछले लेक्चर बताया था
कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में 2000 गुना हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन किसी में बता ना कि किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो एटम के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का पार्टिकल है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में इसका मास याद करो 0.00055 AMU था इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और इनका 1.0076 था प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का 1.00078 था AMU में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में 2000 गुना हल्का होता है। तो इसका मतलब अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एटम के मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा मास एटम का है कहां? न्यूक्लियस पे। क्योंकि भारी कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो 2000 गुना हैवी है, वो है कहां? न्यूक्लियस में। इसीलिए पूरे एटम का मास कहां होता है? न्यूक्लियस में। और यही वजह होती है, मैं बोला था कि न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होती है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 10⁻14 ग्राम पर cm क्यूब होती है। न्यूक्लियस इतना भारी होता है। मैंने बोला कि अगर मैं एटम से न्यूक्लियस को उठा के बाहर रख दूं, डालो तुम, क्रेन भी न्यूक्लियस को नहीं उठा सकती, इतना भारी होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इतना हैवी होता है। बट एटम को क्यों हम उठा उठा के फेंकते हैं? क्योंकि एटम का मैक्सिमम हिस्सा क्या होता है? खाली होता है, वहां हवा भरी है, इसे उठा के आराम से फेंक लेते हैं हम लोग। ये भी तो, इसमें भी एटम है ना, इसको उठा उठा के फेंको, कैच करो, यहाँ भी एटम्स है। आप क्या, आप तो बहुत छोटे हो गए, जब क्रेन ही नहीं उठा पाएगी न्यूक्लियस को, तो इतना भारी होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो एटम का जो पूरा मास होता है कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस पे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है कि उसके निकलने या जुड़ने से एटम के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटम से इलेक्ट्रॉन निकला यानी कुछ नहीं, नहाते समय आपका बाल गिरा, ठीक है, उससे आपका वेट नहीं कम हो जाएगा, बस वही हाल है। ठीक है, गिरता है क्या? चलो, मेरा भी नहीं गिरता। इलेक्ट्रॉन तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट क्या बोला बेटा कि जो सेंट्रल पार्ट है एटम का, उसे क्या बोलते हैं आप लोग? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में होते कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मेजर पार्ट। ऐसे तो न्यूक्लियस में बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा पता नहीं कितने होते हैं। मेसॉन होता है, म्यूऑन्स होता है, न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, पाई मेसॉन, पाई म्यूऑन, दुनिया भर के पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन अपने को इस लेवल पे नहीं पढ़ना है। जब आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री से अगर आगे पीएचडी करोगे तो शायद मौका मिलेगा। ठीक है, तो अपने को तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। एटम का पूरा मास कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। जैसे अर्थ सन के चक्कर लगा रही है, वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की परिक्रमा कर रहा है। बात समझा क्या? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ जस्ट लाइक अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ये इनका था एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब बात आती है ड्रॉबैक, कमी क्या रह गई। ठीक है, तो इनसे पूछा गया व्हाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, सॉरी अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर गोल गोल चक्कर क्यों लगा रहा है? भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम क्यों रहा है? क्यों परिक्रमा कर रहा है? कोई किसी बिना वजह किसी का चक्कर तो नहीं लगाता लाइफ में। देयर मस्ट बी सम स्ट्रॉन्ग रीजन। अगर मैं किसी का चक्कर लगा रहा हूँ, आप किसी का चक्कर लगा रहे हो, तो उसके पीछे कुछ कारण होता होगा। साल भर किसी घर के चक्कर लगाते हो, जब एग्जाम आता है तो भगवान के चक्कर लगाना स्टार्ट करते हो। ठीक है, इस भगवान साल भर तुमने किसी और की परिक्रमा की है, अब एग्जाम आ गया मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई देखो बेटा, दुनिया में बेटा बहुत स्वार्थी किस्म की दुनिया है। कोई किसी का चक्कर लगा रहा है तो उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। ठीक है, तो क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है? ये चीज रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि व्हाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों लगा रहा है भाई, गोल गोल क्यों घूम रहा है? ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेगा बोर। बहुत ऑसम लेक्चर होगा शाम का, अगर पूरे एटॉमिक मॉडल आ गया। ठीक है, दूसरा सेकंड पॉइंट क्या था? मैक्सवेल बेटा उसमें बड़े टॉप पे चल रहे थे। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी आई थी। मैक्सवेल का क्या बोलना था कि यार कोई भी चार्ज पार्टिकल बेटा जब चलता है ना तो अपनी एनर्जी लॉस करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है ना तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तुम भी चलते हो, थकते हो कि नहीं? ठीक है, तो बस वैसे ही है कि इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूम रहा है तो क्या होगा? इसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी। अगर इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी तो धीरे 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 ये पाथ, जो सर्कुलर पाथ है, ये छोटा होता जाएगा। और एक ऐसा समय आना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और एटम का अस्तित्व ही समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो क्यों नहीं हुआ ये बताइए। रदरफोर्ड का इसका भी आंसर नहीं था कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कूद जा रहा है, न्यूक्लियस कूद के अपनी जान दे रहा है। ठीक है, जबकि क्या है आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, तो मैक्सवेल की थ्योरी क्या बोलती है कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, तो वो लगातार एनर्जी को इमिट करेगा।
ठीक है। और अगर एनर्जी कम होती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बहुत करीब आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाना चाहिए। वो चीज भी नहीं होती, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या मैक्सवेल गलत थे? ठीक है। तो इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हमको नहीं पता, हमको नहीं पता क्यों नहीं गिर रहा है, ठीक है, ये हमें नहीं पता। सब बता ही दिए होते तो हम बोर्स के एटॉमिक मॉडल, सोमरफील्ड का एटॉमिक मॉडल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते ही क्यों? ठीक है। कुछ चीजें नहीं बता पाए इसलिए अगले साइंटिस्ट को पढ़ना पड़ता है, ये आपका दुर्भाग्य है, क्या करोगे? ठीक है। तो 2 पॉइंट समझा। पहला इनका क्या था, ड्रॉबैक क्या था कि जब पूछा गया, साइंटिस्ट ने पूछा कि रदरफोर्ड साहब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल क्यों घूम रहा है, वजह क्या है? ठीक है। तो इनको वजह नहीं मालूम थी भाई गोल गोल क्यों घूम रहा है, ठीक है। दूसरा कि अगर आप बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो मैक्सवेल साहब की जो थियरी है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, वो बोलते हैं यार कोई भी चार्ज पार्टिकल जब चलता है तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज। तो जब धीरे धीरे एनर्जी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन एक समय ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस में क्या होना चाहिए, फेल डाउन, गिर जाना चाहिए और एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? इसका भी आंसर उनके पास नहीं था। तीसरी बात, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है वो भी नहीं बता पाए। स्पेक्ट्रम क्या होता है ये बोर्स बताएगा बहुत अच्छे से, कि जब भी हम किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब उनको हम एनर्जी देते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करके, फिर वहां 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकते हैं, फिर वो वापस अपने घर में लौटते हैं। तो जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर गए थे उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करते हैं, लाइट वेव्स के फॉर्म में इमिट करते हैं, जिससे स्पेक्ट्रम बनता है। ये सब बात इनको नहीं पता थी कि स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, ठीक है। और दूसरी बात सुनो, इन्होंने एक बात बोली थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ उसी प्रकार से घूम रहा है जैसे अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगा रही है। यानी इन्होंने क्या किया, प्लेनेटरी मोशन, प्लैनेट्स के मोशन और ऑर्बिटल मोशन को इक्वल बोला। भाई जैसे प्लेनेट के मोशन है, अर्थ सन के ज्यादा जैसे घूम रही है, वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ घूम रहा है। तो क्रॉस क्वेश्चन अराइज हुआ कि यार आप प्लेनेटरी मोशन और ऑर्बिटल मोशन को सेम कैसे बोलते हो? उसमें डिफरेंस है भाई। जब अर्थ सन के चक्कर लगाती है ना, ये रहा सन, जब अर्थ सन के चक्कर लगाती है तो ये पाथ सर्कुलर नहीं होता, ये पाथ तो इलिप्टिकल होता है। सॉरी, इलिप्स प्रॉपर मुझसे बनता नहीं, इलिप्टिकल होता है, ठीक है। ये पाथ कैसा होता है, इलिप्टिकल। आप पढ़ोगे जब केपलर लॉ ऑफ मोशन ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे फिजिक्स वाले आपको, ठीक है, केपलर लॉ। तो वहां पे क्या होगा, आपका जो सन होता है ना वो अर्थ के चारों तरफ किस पाथ में घूम रहा है, इलिप्टिकल पाथ। और आप क्या बोल रहे हो, आपका इलेक्ट्रॉन भी किस तरह से घूम रहा है, जैसे सन अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के। भाई सन जो अर्थ है वो तो घूम रहा है इलिप्टिकल पाथ में, आप बोल रहे हो सर्कुलर पाथ। तो बताइए दोनों मोशन सेम कैसे होगा? बात समझा ना भाई? आप प्लैनेटरी मोशन और ऑर्बिटल मोशन को इक्वल कैसे बात कर सकते हो? भाई वहां पे तो देखिए अर्थ क्या है, एक एक इलिप्स में क्या है, आपका अर्थ क्या है, आप इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, ठीक है। आप बोल रहे हो क्या कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ लाइक अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो भाई आप तो गलत हो इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो सर्कुलर पाथ में घूमते ही नहीं है, वो तो इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। आप बोल रहे हो सर्कुलर पाथ, दोनों मोशन सेम कैसे हुए? ठीक है। दूसरी बात, एक इलिप्स में केवल एक प्लैनेट घूमता है और आपके एक ऑर्बिटल में देख ज्यादा इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कहां से मोशन आपका सेम हुआ? बात समझ रहा है क्या भाई? एक इलिप्स में केवल एक ही प्लैनेट घूमता है, अगर अर्थ चक्कर लगा रहा है तो यहाँ मून नहीं होगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे एक ऑर्बिट में तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो कैसे दोनों मोशन को तुम इक्वल बोल रहे हो? ये तो गलत है, पाप है। बात समझा क्या? तो इस तरह से रदरफोर्ड को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि ये सब बातों को जवाब देने के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया पूरा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल अच्छे से, क्या क्या बोला, क्या क्या था, सारी बातें हमने कर दी आपके सामने। एक और यहाँ पे रदरफोर्ड से बेटा एक क्वेश्चन बनता है, वो एक्चुअली क्या थोड़ा सा एडवांस लेवल में बनता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है, तो मैं उसको आपको बता देता हूं, हालांकि छोड़ के जाओगे तब भी चलेगा क्योंकि ये एडवांस का पैटर्न होता है कि मत डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती क्या है जरा समझ। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ, एक फार्मूला दे दूंगा बस वो फार्मूला याद कर लेना, मान लो कभी गलती से क्वेश्चन आ गया तो तैयार है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, रदरफोर्ड में यही एक न्यूमेरिकल भी बनता है बस। देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है, मान लो एक चार्ज है बेटा Q1 और एक चार्ज है Q2, दो चार्ज है, ये अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे, ठीक है, तो बताइए इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े कि नहीं अभी?
नहीं बढ़ा, जानते नहीं होंगे कुछ ये सब, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, और कोई बॉडी जमीन से h हाइट ऊपर है, उस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी होती है, mgh। और अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके बीच डिस्टेंस r, पोटेंशियल निकालना होता है k, और ये k थोड़ी दिन बाद आपको अमोल सर समझाएंगे, 1/4 नॉट एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये k होता है। इसकी वैल्यू भी वो बताएंगे, इसको 9 × 10⁻⁹ माइनस नहीं होता। बात समझा क्या, ठीक है। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये चैप्टर तुम 2 बार पढ़ने वाले हो, एक मैं पढ़ाऊंगा, एक अमोल पाटिल से पढ़ाएंगे, ठीक है। आप फिर पढ़ोगे 12th में क्या, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब बस 100-150 साल पुरानी मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। मॉडर्न बस 100 से 150, जो आप न्यूटन की फिजिक्स पढ़ते हो वो सब 700-800 साल पुरानी है, ठीक है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स में आप फिर से पढ़ोगे क्या, एटम, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई चैप्टर रहेगा फिजिक्स में आपके 12th में। तो वहां ये सब सारी चीजें पाटिल सर फिर आपको पढ़ाएंगे, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये सब 2 बार पढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए, तो यहाँ से ये सब चीजें तब आपको और ज्यादा समझेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अभी तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने में मुझे बहुत तकलीफ आने वाली पढ़ाने में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, Q1 Q2 अपॉन R। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, 12mv², ये है आपकी क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या, ये पहला चार्ज, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जा रहा था गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ, याद करो। तो यहाँ पे गोल्ड का न्यूक्लियस होगा, गोल्ड फॉइल पे तो जा रहा ना टकराने, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि होता क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या, यहाँ से अल्फा पार्टिकल चला टुवर्ड्स गोल्ड फिल्म, धीरे 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 क्या होगा, इसकी स्पीड कम होने लगेगी। क्यों, क्योंकि सामने क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ पहुंचने से पहले कहीं ये रुक जाएगा बीच। क्यों, क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना, गोल्ड का न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव, और अल्फा भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन, इधर से आ रहा है और इसको रिपल मार रहा है, धक्का खाते 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 यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। सामने से क्या हो रहा है, पॉजिटिव उसको रिपल मार रहा है, रुको 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 रुको। जैसे होता क्या है कि जैसे भाई वहां पे क्या, और यहाँ के बाद ये क्या होगा, रिबाउंड बैक, वहां से वापस आएगा। तो न्यूक्लियस, गोल्ड के न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस जहां पे वो रुक गया, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूटी से जा रहे हो, ठीक है, सामने पुलिस खड़ी है, चेकिंग कर रही है, फटाक से स्कूटी घूम जाती है, तो कितना पास जाके पुलिस से तुम लौटे हो, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बात समझा गया। तो बस वही है, क्योंकि वहां रिपल्शन मिल रहा है, पुलिस से चेकिंग करेगा, तो वहां से आप कहां तक जाके लौट आए, वो आपका क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये अल्फा पार्टिकल इधर चला तो सामने से गोल्ड का न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, रिपल्शन दे रहा है, ठीक है। तो रिपल्शन दे देते यहाँ पे वो रुक गया, इसके आगे जाएगा बहुत खतरनाक रिपल्शन होगा, तो क्या हुआ, रिबाउंड बैक होगा। तो गोल्ड के न्यूक्लियस से कितना पहले तक ये अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, रुक गया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आया क्या, निकालेंगे कैसे, आर की वैल्यू तो निकालना है अपने को, देख कैसे निकलेगा। अच्छा एक बताओ, यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, यहाँ जो टोटल एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी यहाँ होगी। यानी अगर मैं बोलूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैं पोटेंशियल एनर्जी 1 मान लूं, और काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी 1 मान लूं, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, सब जानते होगे ना यार, क्या फिजिक्स पढ़ाना पड़ेगा क्या। पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बात बता बेटा, जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ था, भाई पोटेंशियल एनर्जी 1 कब, जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ था, तो यहाँ से और वहां तक में क्या आर बहुत ज्यादा है क्या, अरे हाँ पगली ज्यादा है, ठीक है, तुम्हें बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक में आर क्या होगा, ज्यादा होगा ना, बहुत ज्यादा आ रहा है इस समय। तो जब बॉडी यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक का आर क्या है, बहुत ज्यादा। अच्छा आर ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी कम क्या, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अल्फा की है 0। समझा क्या, ठीक है। लेकिन काइनेटिक तो 0 नहीं होगी, यहाँ तो बढ़ रहा है अल्फा पार्टिकल, तो क्या होगा, प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, हाँ है ना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पोटेंशियल आर बहुत कम हो गया, अगर आर कम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी अच्छी खासी आएगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, 0 नहीं आएगी, तो क्या आएगी, ये फॉर्मूला लगा दे आपका, तो क्या होगा आपका के क्यू अल्फा क्यू न्यूक्लियस यानी क्या, गोल्ड का, डिवाइड बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ आ गई 0 ना, क्योंकि यहाँ पार्टिकल आकर रुक गया, तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पार्टिकल आकर क्या हो गया, रुक गया, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 0। बस यहाँ से अब तुमको क्या निकालना है, अगर हमको यही आर मिल जाए हमारा फॉर्मूला आ गया, तो बस चलो इसको सॉल्व कर लो,
क्या हो जाएगा आपका हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के q अल्फा। अब बता q अल्फा यानी अल्फा पार्टिकल पे चार्ज। क्या अल्फा पार्टिकल क्या होता है He+2, 2 का चार्ज है, तो क्या मैं 2 इंटू इलेक्ट्रॉन लिख दूं, क्योंकि भैया 2 प्लस का मतलब 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 पिछले लेक्चर बताया था। तो 2 इंटू क्या चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो 2e लिख दूं चलेगा भाई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज बराबर होता है, अंतर इतना ही होता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, बट मैग्नीट्यूड तो सेम होता है ना, तभी तो यार एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव है उतना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव नहीं होता है, फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बात समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो कितना चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल पे, 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब एक ही है, चार्ज तो बराबर ही होते हैं ना। अच्छा, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा भाई? ये क्या गोल्ड का न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या होगा, मान लो गोल्ड में कितने ऑलमोस्ट 79 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मान लो प्रोटॉन होते हैं Z मान लो, जो इसका एटॉमिक नंबर है, इनटू E। अरे जिससे मैं बोलूं कि मेरे पास 13 एल्यूमिनियम, तो बताइए इस पे इसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा, तो बोलोगे ना सर +13। ठीक है, +13 इंटू व्हाट 1.6 इंटू 10⁻19। 13 प्रोटॉन और एक प्रोटॉन में चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो अगर किसी मान लो कि गोल्ड के न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर क्या है Z, टोटल चार्ज क्या होगा Z इंटू E ना। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ओके, डिवाइड बाई R, बस यहां से R का फॉर्मूला निकाल दो। सो R इक्वल टू हो जाएगा 4K ZE² पूरा अपॉन क्या हो जाएगा आपका m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। यह डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला। कम चांस है, जेई मेंस में शायद क्वेश्चन बन सकता है, नीट में नहीं बनता कभी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है, कितनी दूर पहले, यानी इतने पे आके ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे आपका अल्फा पार्टिकल आके रुक गया। ठीक है, जाको न्यूक्लियस को उसमें चूमन है, बात समझा रहे हैं? ठीक है, चूम भी कह सकता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ नोट्स में है, नहीं भी होगा मैं भेज दूंगा। ठीक है, अलग से कुछ नोट्स होगा जो उसको अलग से भेज दूंगा। पहले आपका पूरा टोटल नोट्स भेज देता हूँ, उसके बाद क्या होगा जो एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन है उसको डाल दूंगा। इतनी कहानी समझ में आ गई क्या पता? ठीक है, ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आई होप आपको क्लियर है। अब हम पढ़ते पढ़ते देखो बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, पर उसके पहले 2-3 पॉइंट निपटा लेने हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, और प्लांक क्वांटम थियरी क्या है। ये 3 पॉइंट पहले निपटाएंगे। ठीक है, क्योंकि तब आपको समझ में आ जाएगा वेव नंबर क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव लेंथ क्या होती है। फिजिक्स में वेव मैकेनिक्स पढ़ा क्या अभी? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वेव ना, वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर पढ़ लिया ना। हाँ ठीक है, हाँ पहले इसने नहीं पढ़ा था कि जान दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा एक चैप्टर है फिजिक्स में आपके, नेक्स्ट ईयर आएगा। हो गया क्या? 11 डाल दिया गया इस बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो शायद हम क्या पढ़ाएंगे, सर इतना अच्छा पढ़ाया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। तो अपने को क्या यहाँ केमिस्ट्री बहुत सिंपल चीजें पूछेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, कुछ आपके वेव लेंथ, वेव नंबर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का रिलेशन क्या होता है, C = ν/λ। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। और दूसरा किस वेव की वेव लेंथ ज्यादा है, किसकी कम। ठीक है, हमें पूरा पढ़ा होगा, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ऐसे करके पूरा पढ़ाया गया होगा। तो चलो, तो हम बात कर लेते हैं आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात एक ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आपने पढ़ा है तो टेंशन नहीं है, मुझे ज्यादा ही समझना पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केमिस्ट्री में इतना नहीं है, जैसे पूरा चैप्टर डील किया होगा तुमने, कुछ इक्वेशंस बनाया गया होगा, मैक्सवेल की पूरी इक्वेशन पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। बेटा देखो, वेव मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस। ठीक है, वेव का मतलब ही क्या है, डिस्टर्बेंस, ऑसिलेशन। ठीक है, यानी जैसे मैं सपोज करो मैं कोई वर्ड बोल रहा हूं, तो वेव को चलने के लिए पहली बात क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। जैसे सपोज करो मैंने कुछ भी बोला, ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूं तुमको सुनाई कैसे दे रहा है, क्योंकि जब मैं यहां से बोला तो ये जो मेरे यहां मुंह से जो भी कुछ निकला वो जाके इस एयर में जो पार्टिकल्स को हिट किया। ठीक है, वो पार्टिकल्स हिट हुए और यानी उसमें क्या हुआ, वाइब्रेशन, और वही वाइब्रेशन चलता है तुम्हारी कान में आई, कान सिग्नल यहाँ गया, यहाँ तुम समझ गया अच्छा इसने ये बोला। बात समझा गया? तो मतलब वेव जो होती है ना, वेव का मतलब होता है डिस्टर्बेंस यानी ऑसिलेशन। ठीक है, यानी जब हम बोल रहे हैं साउंड वेव्स, हमने कुछ बोला आपको सुनाई दिया, क्यों, जब हमने बोला तो जो भी यहाँ से शब्द निकले वो एयर में प्रेजेंट इस पार्टिकल को क्या किए, हिट किए।
जिससे पार्टिकल के अंदर क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ, वही वाइब्रेशन चलता हुआ तुम्हारे कान तक गया और तुमको सुनाई दिया। यानी नॉर्मली वेव को चलने के लिए मीडियम और पार्टिकल की आवश्यकता होती है। भाई पहली बात तो मीडियम चाहिए और उसमें क्या होनी चाहिए, पार्टिकल, तभी तो वाइब्रेट करेंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल जब आप क्या करते हैं, किसी नदी या तालाब में पत्थर फेंको तो रिपल्स बनते हैं, कुछ लहर ऐसे पीछे की तरफ जाती है, क्यों जा रही है, जो आपने पत्थर फेंका, जो वाटर के मॉलिक्यूल थे उसके अंदर क्या हुआ, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, वही डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और आपको लग रहा है वेव बन रही। तो वेव को चलने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और मीडियम में क्या होना चाहिए, पार्टिकल। भाई पार्टिकल होगा तभी तो उसमें डिस्टर्बेंस होगा। जैसे आप एक रो पकड़े हुए एक तरफ, मैं एक रो, मैं यहाँ से ऐसे रो को ऐसे झटका, अब वो ऐसे करके तुम्हारे तक, तुम्हारे हाथ में झंझनाहट उत्पन्न हुई, कैसे, क्योंकि जो रस्सी में जो एक एक पार्टिकल्स है उनमें भी क्या हुआ, वाइब्रेशन, वो ऐसे तुम तक ट्रेवल किया, उसी को बोलते हैं वेव। बस देखो मैं फिजिक्स टीचर नहीं हूँ, ऐसे हल्की हल्की चीजें बता सकता हूँ बस, ठीक है। अगला दूसरी बात क्या है बेटा, कि बात आती है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉर्मल वेव में क्या अंतर है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा सन से आ रही, आसपास जो आपके व्हाइट लाइट है सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम एग्जांपल लेंगे सन वाला, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सन से जो व्हाइट लाइट आ रही है वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा बेटा सन से यहाँ तक आना पहली बात तो बहुत दूरी है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और साथ ही बीच के रास्ते में पूरा वैक्यूम पड़ा हुआ है, पूरा क्या है, वैक्यूम। अगर वैक्यूम है तो क्या वहां पर पार्टिकल्स होंगे, क्या कुछ नहीं होंगे, फिर कैसे वेव ट्रेवल कर रही है। भाई वेव को प्रोपोगेट होने के लिए पार्टिकल चाहिए ना, ऑसिलेशन होना चाहिए ना पार्टिकल्स का, पार्टिकल ऑसिलेट होगा तभी वेव क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो बात आती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है बड़ी नायाब तरह की वेव, ठीक है, इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता ही नहीं है, कोई मीडियम जरूरत नहीं है। तो सन से सोचो व्हाइट लाइट हम तक पहुंच जा रही है, दूरी कितनी है पहले ये समझो, कितना दूर ट्रेवल कर रही है, और साथ में बीच में पूरा वैक्यूम भरा है, कुछ है ही नहीं वहां से। सन से जब धरती तक आती है बेटा व्हाइट लाइट, तो बीच में पूरा क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब वहां तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई मीडियम ही नहीं है, वहां पार्टिकल्स ही नहीं है, फिर भी ये वेव आप तक पहुंच रही है, धरती तक कैसे पहुंच रही है बिना पार्टिकल्स के। तो बात आती है इन वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, ये वेव चलती कैसी है कि इनमें एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिनके ऑसिलेशन से ये वेव आगे बढ़ती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, यानी यहाँ पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, और दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं, ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो इस समय में, ठीक है, मैं इधर चलना चाहता हूँ, ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे ऐसे हो रहा है, और मैं ऐसे चल रहा हूँ, ये है, समझा क्या, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ समझा क्या, समझो फील हो रही, मजा क्या है कंसेप्ट का। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन इस 90 डिग्री, प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन मेरी क्या है ये, तो मेरे जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उससे ये भी 90 का मतलब वही बात कर रहा हूँ 90 डिग्री, ठीक है, तो मैं इधर चल रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, ठीक है, और ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। बताओ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से ये क्या है, 90 डिग्री पे है, ठीक है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये भी क्या है, प्रोपगेशन से 90 डिग्री पे है, ठीक है, समझो यही फील है। तो याद करोगे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, समझ नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, और वेव ऐसे चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझा क्या, यानी दोनों वाइब्रेशन जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आई होप क्रिस्टल क्लियर कांसेप्ट हो गया, ठीक है। चलिए आइए साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ते हैं, ये है क्या। इट इज द सेट ऑफ तो अपन लोग रट्टा मारते हैं परपेंडिकुलर, समझ नहीं आता क्या मतलब है परपेंडिकुलर का, अभी बराबर आपको विजुलाइज हुआ होगा सारी चलती कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बात समझा ना, ठीक है। तो इट इज द सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, रट्टा नहीं मारना है, अपने को कांसेप्ट बनाना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मुझे खतरनाक वर्ड समझ नहीं आता क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कहां से आते हैं भाई, अभी फिजिक्स वाला बंदा पढ़ाएगा, मैं इसमें घुसूंगा ना तो 3 लेक्चर निकाल दूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे, ठीक है, इसीलिए मैं नहीं बनूंगा, पूरा मैक्सवेल का कांसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट परपेंडिकुलर to the direction of propagation, to the
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब देखो पढ़ो डेफिनेशन, कुछ समझ में जल्दी आता ही नहीं। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन, ठीक है। अरे डेफिनेशन पढ़ लो और मुझे याद कर लेना, तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुरंत समझ में आ जाएगी चल क्या रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। यहाँ क्या बोला, इट इज अ सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये वाला एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, और साथ ही साथ ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से भी 90 डिग्री है। मतलब अगर मेरी वेव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा वो वाई एक्सिस के फील्ड अलोंग चलेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग चलेगा। बात समझा क्या, ठीक है। इट इज द सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब कहने का, मान लो ये वाई एक्सिस है बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड। अब बनाऊंगा उतना नहीं समझेगा, जो आपको मेन चीज समझा दिया हूं। मान लीजिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो अब मान लो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इससे कुछ नहीं समझाऊंगा, पता बना दिया, समझ तुमको वही आज जो डांस करके मैंने बताया, ठीक है। उससे बराबर समझा कि चल क्या रहा है, डायग्राम बकवास। बात समझा क्या, जिधर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और आप पता है चार्ज है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो रही है क्योंकि चार्ज मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा होगा यहाँ पे। ये सब कहानी सब पढ़े हो गए, हम क्या बोले। चलो तो कुछ वेव की बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं यहाँ, ठीक। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव चल रही है, मतलब मैंने डांस की समझ कर लिया। चलिए आइए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए वेव क्या होता है, कुछ ऐसा डिस्टरबेंस है, कुछ ये है वेव, गंदा सा बनाते हैं, ठीक। होता क्या है, इसका पहला क्या है, वेव लेंथ, ये सब आप जानते हो। हमारे टॉपिक में थोड़ा थोड़ा बात है, लैम्डा से दिखाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ, बराबर। ये भी होगा क्रेस्ट और ये ट्रफ, बराबर। व्हाट इज द वेवलेंथ, कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, बॉन्ड और सर बॉन्ड लेंथ कराऊं, वेवलेंथ कराते हैं हम लोग केमिस्ट्री वाले में, बॉन्ड लेंथ आ जाता है, ठीक है। वेवलेंथ बोल ही नहीं पाते, बॉन्ड लेंथ आ जाता है। वेवलेंथ तो क्या है बेटा कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या है, आपके बुक में भी है, हमें स्ट्रक्चर में दिया रहता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव और ट्रफ ना इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेवलेंथ। समझ में आया। अच्छा लेंथ है बेटा, तो यूनिट क्या होगी, या तो मीटर, या तो सेंटीमीटर, या तो मिलीमीटर, या तो नैनोमीटर, या तो पिकोमीटर, या तो एंगस्ट्रॉम, कुछ भी हो सकता है। बात समझे ना, वेवलेंथ कुछ भी हो सकता है, जो भी डिस्टेंस की यूनिट है सब वेवलेंथ हो सकती है। अभी बाद में रिलेशन दिखा दूंगा। सेकंड, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को या तो मैं न्यू से दिखाता हूं या स्मॉल एफ से दिखाता हूं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा कि किसी पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी मैं बोल सकता हूं द नंबर ऑफ वेव, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, है ना। एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से कितनी वेव पास हो जा रही है उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी या तो सेकंड इनवर्स या तो बोलते हैं हर्ट्ज, हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज बहुत तरह की, ठीक है। तो सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरा जो इसमें पैरामीटर होता है वेव का, एक वो वेवलेंथ, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या होगा, द लीनियर डिस्टेंस, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, बाय द वेव पर सेकंड। एक सेकंड में कोई भी वेव कितना लीनियर डिस्टेंस चल रहा है उसे हम बोलते हैं क्या, वेलोसिटी। वैसे होता है ना मीटर पर सेकंड, समझो ना वैसे, ठीक है। तो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है।
और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हम जो वेलोसिटी लेंगे ना, वेव की जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो लाइट की वेलोसिटी से ही चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट की वेलोसिटी से चलता है। अच्छा, अगला है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ये देखो, ये जो हाइट ऑफ क्रस्ट हो या जो डेप्थ ऑफ ट्रफ हो, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, depth of trough is called amplitude. एम्पलीट्यूड यूनिट बेटा वही होगा सेम लाइक लैम्डा, क्योंकि लैम्डा भी क्या है, लेंथ है, और ये भी एक लेंथ ही है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये भी एम्पलीट्यूड, जो यूनिट लैम्डा की होगी वही एम्पलीट्यूड की होती है। अगला आता है बेटा अपना वेव नंबर। कोई जानता है क्या होता है बेटा वेव नंबर? क्या होता है? हाँ बोलो, व्हाट इज वेव नंबर? वेव नंबर को न्यू बार से डिनोट करते हैं। क्या होता है वेव नंबर? हाँ बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। 1/λ, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, 1/λ, यानी रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। चलो पहले उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से मैं वेवलेंथ आपको परिभाषा दे देता हूँ। इन्होंने ये बताया 1/λ को क्या बोलते हैं, वेव नंबर। डिफाइन भी कर सकते हो क्या, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर ये हो गया। यूनिट वही होगी बेटा लैम्डा का इनवर्स, यानी अगर लैम्डा मीटर था ये मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर सेंटीमीटर इनवर्स, मिलीमीटर रहा होगा तो मिलीमीटर इनवर्स, है ना। और दूसरा क्या है, वेव नंबर को एक तरह से और डिफाइन करते हैं कि पर सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव है, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। यानी नंबर ऑफ वेव्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। यानी 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव है, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव है, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। ध्यान रखिएगा, वेव नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेव्स चल रही है उसे हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर। चलिए साहब, अब आता है यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे पूछेंगे। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला दोस्तों बता ही दिए, 1/λ। ठीक है, जब भी वेव नंबर कैलकुलेट करना होगा तो हम 1/λ कैलकुलेट करेंगे। चलिए, अब एक आता है बेटा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ यानी लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी यानी न्यू ऑफ ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रेशो होता है, एक फार्मूला याद रखना, C = न्यू लैम्डा। बस यही तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। C = न्यू लैम्डा। C इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू आप हमेशा पुट करोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा इज द वेवलेंथ, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक फार्मूला ये जरूर याद रखना साथ में, ये 1/λ। ठीक है, अब देखो इसे क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया अपने को कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, whose wavelength is 3000 angstrom। ये दिया, क्या बोल रहा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है यानी न्यू पूछ रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है यानी न्यू पूछ रहा है। और क्या आपको वेवलेंथ लैम्डा प्रोवाइडेड है 3000 एंगस्ट्रॉम, तो मुझे क्या निकाला फ्रीक्वेंसी, ये वाला यूज कर लो क्या, C = न्यू लैम्डा। C हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी न्यू कितना दिया है निकालना है, वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। अब खुद देखो, इसको तुमने इस लेंथ को ये क्या रखा मीटर पर सेकंड में, फिर ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम को इसमें चेंज करना पड़ेगा मीटर में,
इंटू 10⁻⁻10 मीटर। बात समझा क्या? बस यहाँ सॉल्व कर दो, ये जाएगा 1000, ठीक है बराबर ना, और ये हो जाएगा 10⁻⁻7 और इधर दिया 10 यहाँ जगह में +8 यानी न्यू इक्वल टू 10⁻15 सेकंड इनवर्स। ये आ गई फ्रीक्वेंसी भाई। देख इधर 10⁻10 इधर ले जाऊंगा 10 ये -10 और 10⁻³ हो गया, 10⁻³ सॉरी 10⁻³ और 10⁻10 -7 इधर जाएगा +7 10⁻8 इंटू 10⁻+7 क्या आ जाएगा 10⁻15। समझा? ये हो गया सेकंड इनवर्स। और कैसे आया देखो, ये मीटर पर सेकंड था और ये भी क्या था आपका मीटर, मीटर कैंसिल सेकंड इनवर्स। बात समझा क्या? तो बस आपको क्या करना था, वेवलेंथ को मीटर में जब भी याद रखना, जब इस पे जब क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा, तो वेवलेंथ किसी में भी दिया रहे यहाँ उसको मीटर में ले आना। मैं तुमको किस में दिया, एंगस्ट्रॉम में, मैं तुमको नैनोमीटर में देता उसको तुम मीटर में चेंज कर देते। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन हिलाने के लिए, क्योंकि सी को तुम हमेशा किस में रखोगे, मीटर पर सेकंड, तो हमेशा वेवलेंथ तुमको मीटर में ही रखनी पड़ेगी। तो अब फिर चाहे एंगस्ट्रॉम दे, चाहे नैनोमीटर दे, चाहे पिकोमीटर दे, चाहे फेम्टोमीटर दे, सबको तुमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं कन्वर्जन लिख देता हूँ। 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर। 1 फेरोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻3 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन है यहाँ से कन्वर्ट कर लेना। मान लो हमने तो एंगस्ट्रॉम दिया, यहाँ बोलता मान लो यही देता 3000 नैनोमीटर वेवलेंथ है, तो क्या करता 3000 × 10⁻⁹ मीटर कर देता और क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। ठीक है, तो जो भी वेवलेंथ दिया जाएगा उसको आप मीटर में कन्वर्ट करेगा। मैंने सारे कन्वर्जन दिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो दे सकते हैं। और 90% चांस है कि एंगस्ट्रॉम, 10% चांस है कि यहाँ पे खेल रहे हैं आपके साथ। ठीक है, 90% एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गया क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इनको चलने के लिए मीडियम क्या हो सकता है होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ती है। ठीक है, मीडियम नहीं है बट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, उससे ही वेव आगे बढ़ रही है। बात समझा? तो उस पे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, C इक्वल टू न्यू लैम्डा, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक, अब बात आती है बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना बेटा, वो कोई एक वेव नहीं है, उसमें बहुत तरह की वेव्स क्या है, मिक्स है। कुछ की फ्रीक्वेंसी कम है, कुछ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कुछ का वेवलेंथ ज्यादा है, कुछ की वेवलेंथ कम है। यानी मैं बोलूं एक पैकेट है पूरा वेव का, उसमें कई सारी वेव्स हैं। मतलब सारी जितनी भी वेव जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ऐसे सारी वेव गामा रेज, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी रेज, विजिबल रेज, ठीक है, सबको एक मैं बोलूं ना एक सूत्र में बांध के जो वेव रखा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबको एक साथ लगा भाई, तुम सब अलग अलग नहीं बोले जाओगे, आज से सब तुम लोग क्या बोले जाओगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझे ना? जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड क्या है, कार्बन फैमिली, उसको बोलते कार्बन फैमिली बोले जाओगे, आज हमारा परिवार हुआ। ठीक है, परिवार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आप ही समझते हो, ज्ञान भी थोड़ा थोड़ा देना चाहिए आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो बेटा एक्चुअली मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई एक वेव तो है नहीं, वो सारी वेव जो विदाउट मीडियम चल सकती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसमें कुछ वेव की वेवलेंथ कम भी हुआ करती होंगी, कुछ वेव की वेवलेंथ ज्यादा भी होंगी। तो क्या ऑर्डर है वेवलेंथ का, इंक्रीजिंग ऑर्डर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, किसकी वेवलेंथ कम, किसकी ज्यादा, किसकी फ्रीक्वेंसी कम, किसकी ज्यादा, ये बिल्कुल ऑर्डर में याद होना चाहिए। क्योंकि नीट और जेईई मेंस में आपको 3 वेव दे देगा, बोलेगा अरेंज दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए हम उसी ऑर्डर में लिख ही रहे हैं कि सबसे आपका कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, कॉस्मिक रेज, उसके बाद आती है आपकी गामा रेज, उसके बाद क्या आती है, गामा रेज, फिर आती है आपकी एक्स रेज। ये फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, और याद रखना जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, बराबर ना भाई। C इक्वल टू न्यू लैम्डा, C अपॉन लैम्डा इक्वल टू न्यू ना, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम ना,
बराबर। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है किसकी? कॉस्मिक रेज की, फिर गामा रे, फिर एक्स रे, फिर आगा यूवी रेज, यूवी रेज, फिर विजिबल जो हम देख पाते हैं, जिसमें भी आपको पता है 7 होते हैं, विप्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, बराबर ना। विप्योर ये 7 रंग होते हैं विजिबल, ठीक है। आईआर, इंफ्रारेड, पूरा नहीं लिखता हूं, हाँ मुझे पता टैलेंटेड तुम, इंफ्रारेड, ठीक है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव, रेडियो वेव, वो जो 93.5 रेड एफएम पे भी आप सुनते हैं, बात समझे ना, बजाते रहो। तो रेडियो वेव समझ रहा है ना, 93.5 फ्रीक्वेंसी है उसकी, समझ में आ गया होगा, ठीक है, कितनी कम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। चलिए, तो कॉस्मिक यानी इधर से इधर चलने पर बहुत ध्यान से, इस डायरेक्शन में चलने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। मैं यहां लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो पक्की बात, इधर चलने पर लैम्डा इंक्रीज कर रहा होगा क्या? इसका मतलब वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा होगा। रेडियो वेव की सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कॉस्मिक रे। यही से क्या 3 4 को उठा के पूछ लेता है आपसे कि बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कर लेता हूं, जैसे आपसे बोला, देखिए, कंपेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेज, येलो लाइट, आईआर और रेडियो वेव्स। येलो लाइट मतलब विजिबल, विजिबल में येलो आएगा ना, इस 7 कलर में कुछ दे वो विजिबल है, ठीक है। तो ये मान लो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। बोला कंपेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेज। तो आपको पता है कि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी, भाई सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है कॉस्मिक, फिर गामा, फिर एक्स, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर मैं फ्रीक्वेंसी का लिखूं गामा रेज, तो गामा के बाद आएगा आपका आईआर, बराबर ना, येलो, येलो रेज। तो विजिबल के बाद आता है इंफ्रारेड, और विजिबल के पहले यूवी, ठीक है। येलो के बाद आईआर, आईआर के बाद रेडियो वेव्स, ठीक है। समझ में? अगर लैम्डा का ऑर्डर कुछ जस्ट रिवर्स मार देना कि वेवलेंथ इसकी सबसे कम इसकी। बट क्या ये चीज बिल्कुल ऑर्डर में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं कि बिल्कुल ऑर्डर में याद हो जाए, ठीक है। चलिए वो ट्रिक सुनिए। चलिए, कॉस्मिक रेज को लेता हूं क्लासिकल, गामा गाड़ी, क्लासिकल गाड़ी एक्स यू बी, एक्स यू बी होती है ना, विटारा, ब्रीजा, क्रेटा, एसयूवी है। तो क्लासिकल गाड़ी एक्स यू बी इन माई रेंज, इसको मैं खरीद सकता हूं, ठीक है। तो क्लासिकल गाड़ी एक्स यू बी इन माई रेंज, क्लासिकल कॉस्मिक रेज गाड़ी, गामा रे, एक्स एक्स रे, यू यूवी रे, बी विजिबल, इन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेंज रेडियो वेव। बात समझा क्या? ठीक है। तो अगर ये याद रखोगे तो आपको कभी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। क्लासिकल गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, बात समझ में आ गया क्या? चलिए साहब, मिटा दें अब इसको। अगली बात आती है बेटा क्या? प्लैंक्स क्वांटम थियरी, ठीक है। मैक्स प्लैंक की बात करते हैं जरा। प्लैंक्स क्वांटम थियरी, प्लैंक्स क्वांटम। देखो बेटा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, इसके पॉइंट्स अभी मैं लिखूंगा तो आपको कम समझेगा, बिल्कुल बेसिक समझाता हूँ क्या है। जो मैक्स प्लैंक थे ना बेटा, एक्चुअली जो लाइट आती, जो हम तक लाइट पहुंच रही है ना बेटा, वो लाइट्स का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है वो 2 तरह से ट्रेवल करती है, या तो कंटिन्यूअस या तो डिस्क्रीट। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो ट्रेवल करने का तरीका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं, या आप लाइट वेव समझो, हम सब कुछ लाइट वेव्स से समझाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या लाइट वेव्स, लाइट वेव्स क्यों? विजिबल लाइट में समझा रहा हूं क्योंकि वही तो तुम देख पाओगे, ठीक है, बाकी तुम्हारी आंखें कुछ नहीं देख सकती, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होते हैं ना, वो उनके ट्रेवल करने का जो तरीका होता है वो 2 तरह से आप तक पहुंचते हैं। आप लाइट वेव्स मानो, जो आपके सन से जो आप तक रेज आ रही है ना,
उनको वो दो तरह से आ सकती है, या तो आपको वो रेज कंटिन्यूअस फॉर्म में मिले या तो डिस्क्रीट फॉर्म में। तो मैक्सवेल जो आपके मैक्स प्लैंक थे उन्होंने क्या बोला कि सपोज करो, मतलब कहने का मतलब क्या, मान लो ये तुम, ठीक है, सुंदर तुम भी हो सकते हो ना, ठीक है, चलिए चल ये आप बात समझा, स्माइलिंग फेस, ठीक है, इमोजी यूज कर रहा हूं। अब देखो यहां पे क्या होगा, जो सन से आप तक लाइट आ रही है वो उसके आने के तरीके दो हैं, कंटिन्यूअस आपको रिसीव हो लाइट, या फिर हो सकता है आपको क्या एनर्जी के पैकेट्स रिसीव, पहले आपको एक पैकेट एनर्जी मिली, उसके पीछे दूसरी पैकेट आ रही है, उसके पीछे तीसरी पैकेट आ रही है, आपको पैकेट्स में एनर्जी मिलती है, और इसी को बोलते हैं क्वांटा, इसे क्या बोलते हैं, क्वांटा, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक जो थे उन्होंने बोला कि जो एनर्जी आप तक सन से जो आप तक जो रेडिएशन आ रही है ना, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आ रही है, वो डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, यानी एक पैकेट का मतलब एक फोटोन रिसीव हुआ आपको, ठीक है। फिर जब ये फोटोन आया अगला पैकेट आप तक पहुंचा, फिर अगला पैकेट आता है, कंटिन्यूअस नहीं पहुंच रहा है, यानी आपको हो सकता है एक पैकेट रिसीव हो, दो पैकेट रिसीव हो, तीन पैकेट रिसीव हो एनर्जी का, आपको कभी 1.5 पैकेट, 2.5 पैकेट, 3 पैकेट रिसीव नहीं होगा एनर्जी, तो क्या है, क्वांटा का मतलब फिक्स ना, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो क्या होता है, जो आप सन से जो आप तक जो लाइट आ रही है ना बेटा, वो कंटिन्यूअस आप में नहीं आती, हाँ अगर कंटिन्यूअस आती ना तो आपको 1, 1.5, 2.3 कुछ भी रिसीव हो सकता, बात समझा क्या। लेकिन क्या है कि सन से जो एनर्जी आ रही है आपको डिस्क्रीट फॉर्म में आ रही है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं रिसीव हो रही है, एक जो सन से एनर्जी आ रही है वो एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में आ रही है, यानी एक बंडल को एक पैकेट एनर्जी बोलते हैं, और एक पैकेट एनर्जी को एक क्वांटा बोलते हैं। अगर आपको एक क्वांटा रिसीव हुआ, इसका मतलब आपको क्या, एक बंडल एनर्जी का रिसीव हो गया, ठीक है। यानी एनर्जी जो आ रही है सन से जो लाइट आ रही है, लाइट्स क्या होती हैं, आपको डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, तो आपको एक पैकेट लाइट रिसीव हुई, फिर दूसरी पैकेट, फिर तीसरी पैकेट। तो सोचो कि अगर आपको एक एक पैकेट रिसीव होता है, क्या चांस है क्या कि आपको 1.5 पैकेट रिसीव हो, भाई एक पैकेट के बाद अगला पैकेट ही तो आएगा ना, ऐसे नहीं उस पैकेट से आधा खोल के तुमको देगा, आधा लेके निकल लेगा, तो अगर ठीक है तो क्या होगा आपका, तो क्या एक पैकेट लाइट आपको मिली, एक क्वांटा, फिर ये मिला, फिर अगला क्वांटा आपके पास आया, फिर अगला क्वांटा, यानी एनर्जी के एक पैकेट को मैक्स प्लैंक ने क्वांटा नाम दिया, ठीक है, क्वांटा। और जो क्वांटा विजिबल रेंज में हमको मिलते हैं, जो विजिबल रेंज में एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटॉन्स, उसे क्या बोलते हैं, फोटॉन। अंतर समझना क्वांटा एंड फोटॉन्स है, दोनों एक ही, पर थोड़ा बेसिक जो बारीक लाइन है जो अलग कर रही है दोनों को, क्वांटा एंड फोटॉन्स, यानी एनर्जी के पैकेट्स को ही फोटॉन बोलते हैं। अगर मुझे एक पैकेट रिसीव हुआ यानी मुझे 1 फोटॉन रिसीव हुआ, सर इसको फोटॉन को आप क्वांटा बोल सकते हैं, यस बोल सकता हूँ। सिर्फ फोटॉन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि विजिबल रेंज का क्वांटा मिल रहा है, भाई हम विजिबल रेंज को देख सकते हैं ना, तो विजिबल रेंज में जो एनर्जी का एक पैकेट होता है उसको आप फोटॉन्स बोलो तो ज्यादा बेटर है, क्वांटा से अच्छा है। क्वांटा तब बोलते हैं कि आपको माइक्रोवेव रिसीव हो, जैसे सपोज करो आप घर पे टीवी देख रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, रिमोट दबाया, टीवी ऑन हो गई, क्या रिमोट से जो रेस टीवी तक गई वो आपको दिखाई दी क्या, वो भी किस फॉर्म में जा रही है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो क्या पैकेट्स के फॉर्म में जा रही होंगी टीवी तक, बट वो रेस तुम देख नहीं पा रहे हो, तो वहां टीवी को जो एक पैकेट रिसीव हुआ दैट इज नॉट फोटॉन, दैट इज क्वांटा। समझा क्या कि क्वांटा क्या होता है एंड फोटॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। जो विजिबल रेंज में जो हमको एनर्जी के पैकेट्स रिसीव होते हैं दैट इज कॉल्ड फोटॉन्स। अब समझ आया क्वांटा और फोटॉन में अंतर क्या आता है, तो अपन लोग बार बार पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ क्वांटा नहीं पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन, क्योंकि हमें जो लाइट रिसीव होती है दैट इज व्हाइट लाइट, बात समझा ना। आई होप समय समाप्ति की घोषणा कर दूं ताकि टॉपिक लंबा चलेगा, ठीक है, तो शाम को मिलते हैं इसके साथ। हाँ बेटा, हाँ शाम को ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी कंटिन्यू रहेगा और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल।